प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अदर्स क्लासेस में। आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में आने वाले विज्ञान के कुल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर, और जो पूरा किताब से लिया गया है और सीधे आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है CaCO3 एरो मार्क CaO प्लस CO2 यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। ऑप्शन ए दिया है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी दिया है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑप्शन डी दिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तब उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन बी दिया है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए नए यौगिकों का निर्माण कर देते हैं तब उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन डी दिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित करके यानी हटाकर उसका स्थान खुद ले लेता है तब उसे कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए, इसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करे यानी दो पदार्थों का निर्माण कर रहा है तो वो वियोजन अभिक्रिया होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वियोजन अभिक्रिया। दूसरा प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है CaO, ऑप्शन बी दिया है Ca2CO3, ऑप्शन सी दिया है CaCO4 और ऑप्शन डी दिया है CaCO3। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी CaCO3। इसका रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। यह मार्बल चूना पत्थर का सूत्र भी होता है। यह मार्बल तथा चूना पत्थर का भी सूत्र होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है और मार्बल तथा चूना का भी सूत्र होता है CaCO3। अब देखते हैं इसको। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। देखते हैं अगला तीसरा प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। कह रहा है जल, तो जल का एक अणु, तो जल का एक अणु ये हो गया H2O। अगर दो अणु कैसे पहचानेंगे, तो जहाँ दो होगा यानी 2H2O होगा तो ये दो अणु है। लेकिन ये कह रहा है कि जल के एक अणु में, तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन यानी कितना है, तो हाइड्रोजन 2 है। अनुपात कह रहा है तो अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। और ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन A है यानी 2:1। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2:1। अगला प्रश्न है वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए दिया है संयोजन, ऑप्शन बी दिया है द्विविस्थापन, ऑप्शन सी दिया है अपघटन तथा ऑप्शन डी दिया है अवक्षेपण। तो जिसमें हम जानते हैं कि जिसमें आयनों का अदला बदली होता है उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तब उसे कहते हैं द्विविस्थापन, और इसे उभय विस्थापन के नाम से भी जानते हैं। उभय विस्थापन के भी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए दिया है ऊष्माक्षेपी, बी दिया है ऊष्माशोषी, ऑप्शन सी दिया है उदासीनीकरण, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए,
श्वसन किस प्रकार की, यानी हम जब सांस लेते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और उसमें यानी O2 लेते हैं ना, तो O2 लेते हैं और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो यानी उसमें कार्बन आ जाता है, यानी CO2, तो हम लेते हैं और उसके बाद से छोड़ते हैं, तो इसलिए ऑप्शन कौन होगा, उसमें होता है CO2, यानी ऊष्माक्षेपी, यानी ऊष्मा का हम लोग त्याग करते हैं, ठीक है। और ऊष्माशोषी में हम लोग ऊष्मा को अवशोषण करते हैं और उदासीनीकरण में अम्ल और क्षार दोनों के प्रभाव को मार देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं। जो जल में घुल जाते हैं उन क्षारक को हम लोग क्या कहते हैं, तो जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग कहते हैं क्षार, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो ऑप्शन ए दिया है अम्ल, बी दिया है क्षारक, सी दिया है लवण तथा डी दिया है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी क्षारक। देखिए अब अम्ल क्या होते हैं, तो अम्ल जो होते हैं वो अधातु के ऑक्साइड होते हैं। किसके ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, यानी इसमें भी अ है इसमें भी है, यानी अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, तो धातु के ऑक्साइड कौन होते हैं, क्षारकीय होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, यानी सिल्वर यानी चांदी का रंग कैसा होता है, तो हम जानते हैं उसका रंग सफ़ेद होता है, यानी इसमें ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए श्वेत, ऑप्शन नंबर ए सही होगा श्वेत। अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन ए दिया है H2SO6, ऑप्शन बी दिया है H2SO4, ऑप्शन सी दिया है H2SO3 तथा ऑप्शन डी दिया है H2SO5, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी H2SO4 और इसका रासायनिक नाम हाइड्रोजन सल्फेट होता है, हाइड्रोजन सल्फेट होता है, हाइड्रोजन सल्फेट। इसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं। यह रंगहीन गंधहीन तथा मजबूत एसिड होता है, ठीक है। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होगा वो H2SO4 होगा, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न है एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है, तो विलयन का pH निम्नलिखित में क्या होगा, यानी एक विलयन हमारे पास है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और उसका pH मान दिया है। ऑप्शन ए दिया है 8, बी दिया है 10, सी दिया है 7 और ऑप्शन डी दिया है 6। तो हम देखिए जो अम्ल का जो pH होता है वो 0 से लेके 14 के बीच होता है, ठीक है, 0 से 14 के बीच में, जिसमें 0 से लेके 7 तक जो होता है वो अम्ल होता है, जिसको अम्लीय कहते हैं, और 7 से 14 के जो बीच में होता है वो क्षार होता है, यानी क्षारक होता है, जिसको क्षारकीय कहते हैं, और जो 7 होता है वो होता है उदासीन, 7 जो होता है वह उदासीन होता है। तो बताइए कह रहा है कि अब एक ट्रिक याद रखिए कि अनीला, इसको पहचानने का नियम है, अनीला और ये क्षारनी, ठीक है। तो देखिए अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल करता है और क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला करता है। तो इसमें कह रहा है कि नीले को लाल कर रहा है, यानी नीले को लाल कर रहा है, तो वो कौन है, अम्लीय है, तो जिसका pH मान क्या होगा 7 से 0 के बीच में होगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा दिया है, तो 7 से 0 के बीच में 8 तो होगा नहीं, 10 होगा नहीं, 7 तो उदासीन होता है ये भी नहीं होगा, लेकिन 6 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी कितना होगा 6। तो नीले लिटमस पत्र को जो लाल कर रहा है तो वो अम्ल है जिसका pH मान 6 होता है। देखते हैं अगला प्रश्न को।
अगला प्रश्न है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, यानी किसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्टकट में हम लोग संक्षेप में पीओपी कहते हैं। जो घर वगैरह का डिजाइन बनाया जाता है उसमें पीओपी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी दिया है जिप्सम, ऑप्शन सी दिया है चूना पत्थर तथा ऑप्शन डी दिया है कच्चा चूना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जिप्सम, यानी जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कार्बन क्या है। ऑप्शन दिया धातु, अधातु, उपधातु तथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अधातु, जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका संकेत सी होता है। परमाणु क्रमांक 6 तथा संकेत सी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सबसे कठोर पदार्थ कौन है। ऑप्शन ए दिया है सोना, चांदी, जिंक तथा हीरा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हीरा, और इसका अपर्तनांक होता है 2.42। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है लिथियम, बी दिया है कैल्शियम, सी दिया है कॉपर तथा डी दिया है आयरन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3 और लिथियम के अलावा सोडियम एवं पोटेशियम को भी चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी C6H12O6, और चीनी का सूत्र जो होता है वो होता है C6H22O11। ये होता है चीनी का सूत्र। अगला प्रश्न है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, यानी सबसे आसान हाइड्रोकार्बन कौन होता है। ऑप्शन ए दिया है मीथेन, बी दिया है इथेन, सी दिया है प्रोपेन तथा डी दिया है ब्यूटेन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन, और मीथेन का जो सूत्र होता है वो होता है CH4, इथेन का होता है C2H6, प्रोपेन का होता है C3H8 और ब्यूटेन का होता है C4H10। ठीक है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है तो मीथेन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। तो मीथेन में सहसंयोजक आबंधों की संख्या देखते हैं। मीथेन का सूत्र होता है CH4 होता है। अब इसका हम संरचना सूत्र निकालते हैं। तो संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है संरचना इसका। तो इसमें बताइए इसमें सहसंयोजक जो आबंध है वो कितना है, 1, 2, 3 तथा 1, 4, यानी अब सहसंयोजक आबंधों की संख्या इसमें 4 है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 4। अगला प्रश्न है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। ऑप्शन दिया है अल्काइन, ऑप्शन बी दिया है एल्कीन, सी दिया है एल्केन तथा डी दिया है प्रोपाइल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एल्केन। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। अल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 और एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। यानी 2 गुना से 2 को अधिक हो तो वो एल्केन है, 2 गुना के बराबर हो तो वो एल्कीन है, और 2 गुना से 2 को कम हो तो वो एल्काइन है। ठीक है, और 2 गुना से 1 अधिक रहता है तो उसको कहते हैं एल्काइल। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा यानी ऑप्शन नंबर सी एल्केन। अगला प्रश्न है अभिक्रियाशील मूलक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए दिया है एल्केन, बी दिया है एल्कीन, सी दिया है एल्काइन तथा डी दिया है एल्काइल। देखिए इसमें डबल कार्बन है और इसके बीच में डबल बॉन्ड है और 2 कार्बन इस साइड है, 2 कार्बन इस साइड है। ठीक है, इस प्रकार से इसका संरचना बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कार्बन कितना है तो कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या कितना है तो 4 है।
यानी वो कौन होगा? अब समझते हैं यहाँ पे एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्कीन का CnH2n होता है। एल्काइन का CnH2n CnH2n-2 होता है। एल्काइल का होता है CnH2n+1 होता है। तो देखिए यहाँ पे दो गुना है, यानी दो गुना है ना ये, तो C 2 गो और H कितना है? 4 गो, यानी कार्बन 2 गो और हाइड्रोजन 4 गो, तो ये दो गुना के बराबर है। तो दो गुना के जो बराबर होता है यानी इसके अनुसार इस सूत्र पर बैठेगा तो वो कौन होगा? एल्कीन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एल्कीन। ठीक है, अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो हम जानते हैं कि क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं और आवर्तों की संख्या 7 है, यानी ऑप्शन नंबर सी। और देखिए आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं, लेकिन उदग्र स्तंभ को हम लोग कहते हैं वर्ग। उदग्र स्तंभ को वर्ग या समूह कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं। ठीक है, और इसकी संख्या जो है वो 18 है। आवर्त सारणी में वर्ग या समूह की संख्या 18 है और आवर्तों की संख्या 7 है। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण के आधार क्या है? यानी हमारा जो आवर्त सारणी बना है, आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले ने बनाया है, उसको किस आधार पर सजाया गया है? ऑप्शन ए दिया है परमाणु आयतन के आधार पर, परमाणु घनत्व के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, तथा ऑप्शन डी दिया है परमाणु संख्या के आधार पे। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसको परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, परमाणु संख्या। इन्होंने ये मोसले ने सजाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है, यानी किसके द्वारा अष्टक सिद्धांत दिया गया है? ऑप्शन ए है डाबेराइनर द्वारा, ऑप्शन बी है न्यूलैंड्स द्वारा, सी है मेंडलीफ द्वारा और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के जो अष्टक नियम दिया गया था, यानी जो पहला तत्व था वो 8वें तत्व के समान होता था, उन्होंने दिया था वो दिए थे न्यूलैंड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ऑप्शन दिया है लोहे का। बताइए लोहे का अगर तंतु बना दिए तो जलेगा? पता चलेगा उसको गर्म होने में ही बहुत समय लग जाएगा। ऑप्शन बी दिया है टंगस्टन, सी दिया है तांबे का और डी दिया है सोने का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन का, यानी विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है यानी फिलामेंट वो जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो और टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो 3400 से लेकर के 3500 देता है। ठीक है, 3400 से 35, यानी ऑप्शन में या तो 34 देगा या 35 देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा टंगस्टन। अगला प्रश्न है किसी तत्व में दो सेल है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हैं, वह तत्व है। हमारे पास दो सेल दिए हैं, मान के चलिए के दिया है एल दिया है और दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरा है। तो हम जानते हैं इसमें अधिकतम संख्या होता है 2 और इसमें अधिकतम संख्या होता है 8, यानी 8 रख सकते हैं। अब दोनों पूर्ण रूप से भर गया है। अब देखिए अब इसको जोड़ने पर कितना आएगा? तो जोड़ने पर हमारा 10 आएगा। तो 10 नंबर पे कौन सा तत्व आता है? तो 10 नंबर पे जो तत्व आता है वो नियोन आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी किसी तत्व में दो सेल हो और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरा हो तो वो तत्व कौन सा होगा? तो वह तत्व नियोन होगा। नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न को।
अगला प्रश्न है द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम होगा, यानी कौन सा सेल बाह्यतम है। द्वितीय जो आवर्त सारणी है, यानी आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को हम लोग कहते हैं आवर्त, और आवर्त होते हैं 7। तो द्वितीय जो आवर्त है यानी दूसरा जो पंक्ति है उसमें तत्वों की संख्या की बात करें तो उसमें तत्व की संख्या 8 है, ठीक है। और ये कह रहा है कौन सा सेल जो होगा वो बाह्यतम होगा, तो उसमें पहला जो है वो लिथियम है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, उसमें लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और नियॉन है, ठीक है। ये द्वितीय आवर्त में है। अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके ये कौन होगा इसके लिए बाह्यतम। तो KLMN, देखिए जो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 3 होता है, तो 2 इसमें रखेंगे, 1 इसमें रखेंगे। तो लिथियम के लिए बाह्यतम सेल कौन है, तो L है, ठीक है। उसी प्रकार से बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, 2 इसमें रखेंगे, 2 इसमें रखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बाह्यतम सेल कौन है, तो B बाह्यतम सेल L है। बोरॉन के लिए भी तो 2 और 3, तो इसके लिए बाह्यतम सेल। इसी प्रकार से सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके लिए सबका यानी दूसरे जो आवर्त है उस आवर्त में जितने भी तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे तो सब जो होगा उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन L सेल में ही आएगा। इसलिए द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए L सेल जो है वो बाह्यतम होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, L सेल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है समतल दर्पण, बी दिया है उत्तल दर्पण, सी दिया है अवतल दर्पण और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हजामत बनाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उसको अवतल, हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो निर्वात में, वायु में, जल में या कांच में। तो सबसे जो कम होता है प्रकाश का वेग वो ठोस में होता है। तो इसमें से देखेंगे ठोस कौन है, तो ठोस दिया है कांच, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कांच में। निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। वायु में भी 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। जल में जो होता है, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जबकि कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। ऑप्शन दिया वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो समतल दर्पण का उपयोग हमारे घरों में जो हम चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं वो समतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। जो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, यानी काल्पनिक को और हम किस नाम से जानते हैं, तो आभासी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका जो आकार होता है वो वस्तु के बराबर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी साइड, हम लोग बाइक चलाते हैं ना, गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो जो पीछे देखने के लिए हम मिरर का उपयोग करते हैं उसको कहते हैं साइड मिरर। तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किसका किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है अवतल दर्पण, बी दिया है उत्तल दर्पण, सी दिया है उत्तल लेंस और डी दिया है प्रिज्म। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम दिया है 1, 2, 3 तथा 4। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं तथा प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, यानी और
अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? यानी निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो जिसमें नज़दीक के वस्तु साफ साफ दिखता है लेकिन दूर के वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है, उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है, यानी प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है? तो उसको कहते हैं दृष्टिपटल, यानी उसको इंग्लिश में कहते हैं रेटिना। उसको कहते हैं रेटिना। ये दरअसल हिंदी में ही लिखता है, उसमें जो पेपर आता है उसमें इसी को ट्रांसलेट करके लिखता है रेटिना। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा दृष्टिपटल यानी रेटिना। आप याद रखिएगा रेटिना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ऑप्शन दिया है 2, 3, 4 तथा 5। अब देखते हैं प्रिज्म को। एक मेरा प्रिज्म ऐसा दिया है, ठीक है, एक प्रिज्म ऐसा दिया है। अब देखते हैं ये कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक इधर वाला भाग, ठीक है, एक इधर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग, ठीक है, और एक इस साइड वाला और एक पीछे वाला। यानी ऐसे अगर रहेगा ना तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 गो, एक नीचे 3 गो, एक इस साइड 4 गो और एक इस साइड 5 गो। यानी एक प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी 5 सतह। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन दिया है जल, कांच, प्लास्टिक तथा मिट्टी। तो हम जानते हैं कि लेंस में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो प्रकाश के किस वर्ण के लिए सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? ऑप्शन दिया लाल, पीला, बैंगनी तथा हरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लाल। ऑप्शन नंबर ए लाल। इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो होता है 7900, यानी 7900 होता है। और सबसे जो कम होता है वो होता है बैंगनी का। सबसे ये होता है सबसे कम बैंगनी का होता है। इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो 4000 होता है। देखिए सबसे अधिक विचलन किसका होगा? तो बैंगनी का होगा। सबसे अधिक विचलन बैंगनी का और सबसे कम विचलन लाल का। तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है लाल का और तरंगदैर्घ्य कम होता है, सबसे कम होता है बैंगनी का। ठीक है, अगला प्रश्न है विभव का मात्रक है। ऑप्शन दिया है एम्पियर, वोल्ट, ओम तथा वाट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? यानी विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ऑप्शन दिया है लोहे का, तांबा का, टंगस्टन का, एल्यूमिनियम का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? ऑप्शन नंबर दिया है ए नंबर विभवांतर, बी नंबर दिया धारा, सी नंबर दिया ताप और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है? तो धारा का मान जो होता है वो अचर होता है। धारा का मान अचर होता है। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक देखें, ऑप्शन ए दिया है जूल, एम्पियर, वाट तथा ओम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ओम होता है। ठीक है, और मानव
शरीर का प्रतिरोध 30,000 ओम होता है। ठीक है, देखते हैं जूल। जूल किसका मात्रक है? तो ये ऊर्जा या कार्य का मात्रक है, ऊर्जा और कार्य का मात्रक। एम्पियर किसका है? तो ये है धारा का मात्रक। और वाट किसका है? तो ये है शक्ति का मात्रक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक में जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, यानी जैसे सुचालक वस्तु कुछ रहेगा ना, लाइट उसमें रहेगा तो मारेगा ना इसे लाइट। ठीक है, तो कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन दिया सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन तथा ग्रेफाइट। तो हम जानते हैं कि जो ऑप्शन डी दिया है ग्रेफाइट, वो विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न है वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, यानी विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है? तो उसमें जो होता है ऑप्शन दिया प्रत्यास्थान, चुंबकत्व, ऊष्मीय प्रभाव और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय प्रभाव। यानी वैद्युत प्रतिरोध के कारण उत्पन्न जो होता है वो ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, यानी बाएं हाथ की जो तर्जनी है ये वाला, वो क्या संकेत करती है? ठीक है, ऑप्शन दिया चालक पर आरोपित विद्युत बल्ब की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा और डी नंबर ऑप्शन दिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो क्या करती है? बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी विद्युत जो फ्यूज होता है हम लोग घर में लगता है, एमसीबी में लगाया जाता है फ्यूज, ताकि उसको निकाला जाए तो चारों तरफ से लाइट कट जाता है। अगर अति भारण होता है या उच्च धारा उसको मिलता है तो फ्यूज क्या होता है? जल जाता है, चारों तरफ का लाइट कट जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय। ठीक है, विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उस युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर तथा मोटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। दूसरा अगला प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करती है, यानी विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, धारा क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय क्षेत्र। देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, यानी डायनेमो के द्वारा क्या बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक होता है? यानी कौन आवश्यक है? ऑप्शन दिया है हीलियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम और क्रोमियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। यूरेनियम का संकेत जो होता है वो यू होता है, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 92 होता है। और हीलियम का जानते हैं He होता है, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। एल्युमिनियम का जो होता है वो Al होता है, Al परमाणु क्रमांक 13 और क्रोमियम का होता है Cr, इसका परमाणु जो क्रमांक होता है वो होता है 24। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन दिया है लकड़ी, ये है, गोबर गैस ये भी है, नाभिकीय ऊर्जा ये नहीं है और कोयला भी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। यही ईंधन का स्रोत नहीं है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी जो समाप्त नहीं होता है उसे कहते हैं नवीकरणीय।
तो ऑप्शन दिया है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा और प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो इसका सही जवाब होगा सौर ऊर्जा। यही कभी समाप्त नहीं हो सकता, यानी पुनः पूर्ति हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया है राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जिला कौन सा जिला है? बुलंदशहर। बुलंदशहर, और बुलंदशहर में एक जो क्षेत्र है नरौरा, नरौरा वहीं पे ये क्या है? विद्युत संयंत्र स्थापित है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है पवनों का देश किसे कहा जाता है? भारत को, फिनलैंड को, डेनमार्क को तथा अमेरिका को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क को कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है अगला प्रश्न बाघ उपभोक्ता है, यानी बाघ जो होता है किस प्रकार का उपभोक्ता है? ऑप्शन दिया प्रथम पोषीय स्तर का, द्वितीय पोषीय स्तर का, तृतीय पोषीय स्तर का, या इनमें से कोई नहीं। तो बाघ जो होता है वो सबको खा जाएगा, प्रथम पोषीय स्तर को, द्वितीय पोषीय स्तर को और तृतीय पोषीय स्तर को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पोषीय स्तर। यहाँ तृतीय का जगह अगर सर्वोच्च भी रहता तो ऑप्शन नंबर सर्वोच्च होता। ठीक है, अगला प्रश्न है हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उत्पादक। अपघटक क्या होता है? जो क्या करता है? उपभोक्ता को काट काट के ख़त्म कर देता है, यानी नष्ट कर देता है, उसको कहते हैं अपघटक। और उपभोक्ता जो होता है जो उत्पादक का उपयोग करता है उससे कहते हैं उपभोक्ता। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यानी जो हृदय जो है दिल, वहाँ से रक्त को यानी खून को पूरे शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है? ऑप्शन दिया है फेफड़ों के द्वारा, नीलय के द्वारा, अलिंदों के द्वारा और इनमें सभी के द्वारा। तो हम जानते हैं कि अलिंदों से आता है, नीलय में जाता है और नीलय के द्वारा क्या किया जाता है? पंप किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नीलय के द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि ईसीजी का पूरा नाम लिखिए, यानी ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगला प्रश्न स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन दिया कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है मनुष्य में वृक्क संबंधित है, यानी मनुष्य में वृक्क जो होता है हमारे शरीर का एक भाग होता है जो किससे संबंधित होता है? पोषण से कि श्वसन से कि उत्सर्जन के या परिवहन से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से संबंधित होता है। वृक्क को इंग्लिश में कहते हैं किडनी। ठीक है, अगला प्रश्न है मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी हमारा जो मस्तिष्क होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? सोचने के लिए, शरीर के संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, इनमें से सभी। तो हम जानते हैं जो मस्तिष्क होता है इन सभी के लिए उत्तरदायी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य यानी खाली स्थान को कहते हैं, यानी दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सन, आवेग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स कहा जाता है उसको। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्वाइटर रोग पनपता है। ग्वाइटर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो घेघा रोग के नाम से जानते हैं, और घेघा जो रोग होता है वो गले में होता है। ठीक है, तो ग्वाइटर रोग जो पनपता है वो किसकी कमी से? चीनी की कमी से, कि आयोडीन की कमी से, कि रक्त की कमी से, या मोटापा से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से होता है घेघा रोग। अगला प्रश्न है इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, यानी इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन दिया है मधुमेह, बृहत्ता, बौनापन तथा घेंघा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह। देखिए अगर मधुमेह किसी को रोग हो जाता है
तो किसकी कमी से होता है? मधुमेह जो रोग होता है उसको ठीक करने के लिए इंसुलिन की सुई दी जाती है। तो इसका प्रश्न पूछता है कि इंसुलिन मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन की सुई क्यों दी जाती है, इस प्रकार से प्रश्न भी पूछता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन दिया है एड्रिनल, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पीनियल। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र होता है, यानी गंध जो होता है सुगंध, ये किसके द्वारा पहचाना जाता है? मध्य मस्तिष्क के द्वारा कि अग्र मस्तिष्क के द्वारा कि पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्र मस्तिष्क के द्वारा गंध पहचानने का केंद्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? युग्मक का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, ऑप्शन दिया 44, 46, 22 तथा 23। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 23 जोड़ा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है परागकोश में होते हैं, यानी पराग जो कोश होता है, जो पुष्प के नर भाग होता है परागकोश, उसमें क्या होता है? बाह्यदल होता है, अंडाशय होता है कि अंडक होता है या परागकण होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, परागकण। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ऑप्शन दिया है शैवाल, बी नंबर ऑप्शन दिया है कवक, सी नंबर दिया है जीवाणु तथा इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कवक होगा। ईस्ट किस वर्ग के द्वारा एक कोशिकीय जीव है? तो वो कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पुष्प में नर प्रजनन अंग कौन होता है? यानी फूल का 4 भाग होता है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर या पुंकेसर और स्त्री केसर। तो इसमें नर भाग कौन होता है? तो पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पुंकेसर। बाकी ये तीनों जो है वो स्त्री केसर के भाग हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया है कोशिका, उत्तक, केंद्रक या इनमें सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? ऑप्शन दिया है साधारण मटर, अड़हुल, गुलाब या शहतूत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण मटर का चयन किया था। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो मानव कोशिका के सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 46 होती है, और जोड़ा की बात करेगा तो 23 जोड़ा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन। इसका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, अगला प्रश्न है गुणसूत्र बने होते हैं, यानी गुणसूत्र जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? डीएनए के, प्रोटीन के, डीएनए तथा प्रोटीन के या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है समजात अंगों के उदाहरण है, यानी समजात अंग के उदाहरण कौन है? दिया है ऑप्शन में हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, बी नंबर दिया है हमारे दांत तथा हाथी के दांत, सी नंबर दिया आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, और डी नंबर दिया है ऑप्शन इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। देखते हैं अगला प्रश्न। जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं? यानी जीवाणु जो कवक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता तथा आहार श्रृंखला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटक, क्योंकि हम लोग जो मर जाते हैं या कोई भी जीव मर जाता है तो उसको क्या कहता है? अपघटित करके मिट्टी में मिला देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? ऑप्शन दिया उत्पादक, शाकभक्षी, मांसभक्षी या सर्वभक्षी। देखो
शाकभक्षी वो होता है जो शाक सब्जी को खाता है, तो ये ज़्यादा नहीं है। मांसभक्षी वो होता है जो मांस को खाता है, ये भी ज़्यादा नहीं है। और सर्वभक्षक जो सभी खाता है, ये भी ज़्यादा नहीं है। तो कौन ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है? तो उत्पादक ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है कि निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? ऑप्शन दिया, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये मित्र व्यवहार कहलाते हैं, यानी उससे पॉल्यूशन नहीं फैलता है। बी नंबर दिया, कार्य समाप्ति पर लाइट तथा पंखे का स्विच को बंद करना, ये अच्छा बात है क्योंकि ये ऊर्जा समाप्त नहीं होगा। सी दिया है कि माँ के द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, अगर वो पैदल जाता है, जो व्यक्ति जाता है स्कूल वो पैदल अगर जाता है तो वो पॉल्यूशन नहीं फैलेगा, ठीक है। और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कारण निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, मृदा, जल तथा कोयला, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। यही प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बाकी ये जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न कह रहा है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया 8 अक्टूबर, 5 जून, 17 नवंबर या 1 मई, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। और 1 मई को जो होता है मजदूर दिवस मनाया जाता है, मजदूर दिवस, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा घटित हो जाते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन दिया है ए जैव निम्नीकरणीय, बी दिया अजैविक कारक, सी दिया है अक्रिय तथा डी दिया है पर्यावरण, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव निम्नीकरणीय। अगला प्रश्न है निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन दिया है गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़ों का धोना, गंगा में अधजले शव को बहाना, और ऑप्शन डी दिया है गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा में मछली पालना, यही गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। मछली अगर पालने से क्या होता है, मछली अगर पालते हैं तो नदियों के पानी को साफ रखती है, लेकिन बाकी जो है कपड़ों को धोना, चाहे शव को बहाना या रासायनिक उत्सर्जन अपशिष्ट उत्सर्जन करना, ये सभी क्या है, पानी के लिए हानिकारक है। तो ये रहा आपके विज्ञान के कुल 80 प्रश्नों का उत्तर, जो आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।